चलिए सबको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जितने बच्चे जो मॉर्निंग में, इवनिंग में, हमारे अभी आफ्टरनून में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, सद पीएससी का इस एप्लीकेशन पे, इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने मेरे बच्चे हैं जो सीजीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बाल मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का श्रृंखला बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्नों की ओर पढ़ते हैं। और साध्य पीएससी एकेडमी आपको रेगुलर रूप से शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजीटेट की क्लासेस संचालित कर रही है। तो बिना देरी किए आप सबको एप्लीकेशन से इस कोर्सेज को कर लेना है। चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या है? सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास क्या रहेगा? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं संकलन लेकर आया हूँ आपके समक्ष, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। और इस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे हम लोग ध्यान देंगे, जिसमें पहला ही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास क्या होगा? ए, बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, कि बी, बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि सी, स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना, कि डी, शाला को उच्च तकनीकी संबंधी उपकरण युक्त बनाना। चले, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये लगभग एलिमिनेशन मेथड से आपसे बनने चाहिए। तो जो बच्चे अगर नहीं भी पढ़े होंगे, थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सीडीपी के शब्दावली उनके पकड़ में आते होंगे, तो इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल जितने बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं, चाहे मोना नाग जी हो, आशा लता, विभा जी, आशा ठाकुर, आशा कुजूर जी, संजना जी, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। और आंसर आ चुका है रितु सिन्हा जी, आशा कुजूर जी। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सभी बच्चों का गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास, बाल केंद्रित, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। सेकंड, बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितने बच्चे होंगे उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, क्योंकि हर बच्चे का, हर बालकों का अलग अलग आवश्यकता हो सकते हैं। उनकी निगरानी हम लोग अवश्य कर सकते हैं, उसके निदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम सुनिश्चित करें समावेशी शिक्षा में। स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण, स्वयं मतलब एक टीचर की, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। शाला को उच्च तकनीकी संबंधित, शाला से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको विकास करना है बाल केंद्रित शिक्षा का। बाल केंद्रित कहने का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी, बच्चे को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो जितने मेरे बच्चे थे वो सबका आंसर था सर ए। चाहे वे शालिनी जी हो, युवराज जी हो, दीपिका हो, बहुत सुंदर, सबको बधाई, क्योंकि ये आंसर सही बोल रहे हो आप लोग कि इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, तो जिन बच्चों का आंसर ए रहा, बिल्कुल सही जवाब है, बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। मैंने कल की क्लास में बताया था दोस्तों कि समावेशी शिक्षा क्या है। सिंपल शब्दों में समावेशी शिक्षा को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहाँ पे सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी शिक्षा कैसी कहलाती है दोस्तों? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? ऑप्शन ए मॉडल स्कूल, ऑप्शन बी सैनिक स्कूल, ऑप्शन सी नवोदय स्कूल और ऑप्शन डी केंद्रीय विद्यालय। चलिए, जितने बच्चे हैं मेरे बिल्कुल कमेंट करके आंसर देंगे। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि जितने बच्चे मेरे वीडियो देख पा रहे हैं सबके सब लाइक करेंगे वीडियो को, ताकि जितने भी हमारे बच्चे हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुँच सके। चलिए, बताइए कि ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने तो केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला जा रहा है? क्या वो विद्यालय मॉडल स्कूल हैं, क्या वो सैनिक स्कूल हैं, क्या नवोदय विद्यालय है कि केंद्रीय विद्यालय है? बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर नवोदय विद्यालय हैं सही जवाब। मैं बता दूं कि ग्रामीण जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए 75% सीट आरक्षित हैं, और जो शहरी बच्चे हैं उनके लिए मात्र 25% सीट आरक्षित है। तो जो बच्चे नवोदय विद्यालय हैं उनको पता होना चाहिए कि जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको 75% और शहरी बच्चों के लिए 25% सीट केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय के लिए खाली हैं। तो नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय का ही पार्ट है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय अलग से
संचालित की जाती है और नवोदय विद्यालय अलग से संचालित की जाती है। जो नवोदय विद्यालय होते हैं वो रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, आवासीय स्कूल होते हैं, जो ग्रामीण बच्चों के लिए 75% सीट रिजर्व रखती हैं। चलिए इसके तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण संबंधित क्या होता है। ये सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, जितने मेरे बच्चे जो बीएड डीएड किए होंगे उनको पता होगा कि माइक्रो टीचिंग शब्द क्या है। माइक्रो टीचिंग शब्द क्या है? क्या शिक्षण विधि है, कि शिक्षण कौशल है, कि शिक्षण प्रतिमान है, कि शिक्षण प्रविधि है। इंग्लिश मीडियम वालों को बच्चे बताना चाहूँगा कि या ये टीचिंग मेथड है, कि टीचिंग स्किल है, कि टीचिंग कॉन्सेप्ट है, कि टीचिंग मॉडल्स हैं, कि टीचिंग टेक्निक है। चलिए बिल्कुल इसका आंसर देंगे कि माइक्रो टीचिंग किससे संबंधित है। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ चुका है। आशा कुजूर जी, तेजस्वनी देवांगन जी, जिन्हें मेरे बच्चे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शेयर करने से मोटिवेशन तो मिलती ही है, और जो बच्चे वीडियो को नहीं देख पाते किसी कारणवश, उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाती है। चलिए तो जैसे कि आप सब बता रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग बिल्कुल ये माइक्रो टीचिंग जो होता है वो लगभग 5 मिनट के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है दोस्तों? माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है कि कम समय में कैसी शिक्षा बताई जाए, है ना, कि कम समय में कैसे बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए। क्या कहलाता है? माइक्रो टीचिंग, जो कि आपके टीचिंग स्किल से संबंधित है, आपके शिक्षण कौशल से संबंधित है। तो जिन बच्चों का आंसर था शिक्षण कौशल होगा सर, चाहे वो सुनीता जी हो, दीपिका जी हो, चाहे सुलेमानी, तृप्ति, सबका आंसर है बी। और ये 5 मिनट में आपको कैसी पढ़ाया जाएगा, कैसी टीचिंग स्किल दी जाएगी, उसके बारे में चर्चा करती है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं दोस्तों। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के बारे में पूछा गया है। विकास और वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। चलिए जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल इसका आंसर देंगे। क्या विकास सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा रेखीय होता है, कि सभी के लिए समान गति से नहीं होता। चलिए आंसर आ चुका है। प्रतिभा जी डी, आशा जी सी, तृप्ति डी। चलिए बिल्कुल चौथा क्वेश्चन का आंसर देंगे। जितने मेरे बच्चे हैं चौथे क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए रितु सिन्हा जी, तृप्ति ठाकुर जी, जितने मेरे बच्चे हैं बिल्कुल सही हैं। विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध होता है और विकास लगातार चलता है, गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। विकास हमेशा रेखीय होगा और सभी के लिए समान गति से नहीं होता। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, तो यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। यही कथन सत्य है, क्योंकि हमने देखा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार कारक हो सकते हैं, आपके मानसिक स्थिति कारक हो सकते हैं, आपके शारीरिक स्थिति कारक हो सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये सभी के लिए समान गति से नहीं होता, अलग अलग बच्चों के लिए होता है। जैसे मैं कई बार क्लास में जब पढ़ाते रहता हूँ तो कोई बच्चे को सट से मैं जो बोलता हूँ वो समझ आ जाता है, तुरंत समझ आता है। कई बच्चों को समझने में थोड़ा सा देरी लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि विकास के लिए समान गति से नहीं होता, अलग अलग गति से होता है। चलिए 5वां नंबर का प्रश्न आपके सामने है। सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये हमारे शिक्षक भर्ती क्लासेस में सर ने बहुत अच्छे से इसको कराया था, मैंने भी इसको सीजीटीटी क्लास में कराया है कि सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ए ई थार्नडाइक, सी एल हॉल, आई पी पावलाव और कोहल जी। चलिए बिल्कुल बताएंगे, क्या कोहलर हैं, कि पावलाव जी हैं, कि थार्नडाइक हैं, कि सी एल हॉल हैं। चलिए प्रोफाउंडर ऑफ रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया था, कि थार्नडाइक ने दिया था, कि हल ने दिया था, कि आईपी पावलाव तथा कोहलर। जो बच्चे अभी तक साध्य पीएससी एकेडमी से नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तत्काल बिना देरी किए हुए आप जुड़ जाइए, क्योंकि सीजीटेट 23 जून को निर्धारित हो चुकी है, सीटेट 7 जुलाई को निर्धारित हो चुकी है। तो बिना देरी किए हुए आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। बिल्कुल जितने बच्चे हैं सबका आंसर सही है कि जो रेनफोर्समेंट थ्योरी है ना, ये रेनफोर्समेंट थ्योरी सी एल हॉल ने दिया है। किसने दिया है? सी एल हॉल ने दिया है, और सी एल हॉल के द्वारा बिल्कुल ये थ्योरी लाई गई है। तो चाहे वो मेरे बच्चे रितु सिन्हा आशा कुजूर जी हो, चाहे कंचन राय जी हो, चाहे मोना नाग जी हो, बिल्कुल सही जवाब है। प्रज्ञान जी, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से टीचर्स को मोटिवेशन मिलती है। चलिए हॉस्टल वार्डन की स्पेशल बैच 1799 रुपये में मात्र हमारा साध्य पीएससी एकेडमी क्रैश कोर्स चलाया गया है। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आ चुकी है और साध्य पीएससी की टीम के द्वारा इसकी तैयारी नियमित रूप से कराई जा रही है।
चलिए कहाँ होगा, तो साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पर। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है। आपको पूछ रहा है कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो सहायक नहीं होती हैं शालेय कार्यालयीय कार्यों में, विशेष रुचि के विषयों में, नैतिक मूल्यों के विकास में कि अनुशासन स्थापित करने में। पाठ्य सहगामी क्रिया, चलिए बता दीजिए दोस्तों, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं विद्यालय में, जैसे को करिकुलर एक्टिविटी क्या है, एलुमनी का समारोह, स्पोर्ट है ना, आपके फन फेयर, आपके जितने भी स्पोर्ट हैं, चाहे डांस हो चाहे कुछ भी इवेंट, वो को करिकुलर एक्टिविटी कहलाती है। और ये किस में सहायक नहीं है, शालेय कार्यालयीय कार्यों में बिल्कुल है, विशेष रुचि के विकास में बिल्कुल है, नैतिक मूल्यों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने के लिए। चलिए बता दीजिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर सही है, चलिए अनुशासन में बोल रहे हैं बिल्कुल। हेलो सर जी, योगिता जी हेलो, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब लाइक करेंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि सब तक ये पहुंच हो सके। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, सबका सही जवाब है, बिल्कुल सही है कि जितने मेरे बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है, डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करता है, बोरिंग महसूस करता है, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड विल द स्ट्रॉन्ग ऑफ द साइन, दैट इज व्हाट, दैट इज ए, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है, बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। चलिए बिल्कुल बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7वां प्रश्न, अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा बोर महसूस कर रहा है, उबाऊ महसूस कर रहा है, तो ऐसे पढ़ाने का क्या उद्देश्य, बच्चा बुद्धिमान नहीं है क्या, बच्चा सीखने की क्षमता नहीं है, कि बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, कि कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। चलिए बार बार से अगर किसी चीज़ को आप रिपीट करोगे है ना, तो कोई भी बच्चा बोर हो जाएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। तो आपको बिल्कुल दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। अगर मैं भी रिपीटेशन के साथ उसी क्वेश्चन को बताऊं जिस क्वेश्चन को मैं अभी तक करा चुका हूं, तो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, उबाऊ हो जाओगे। तो बिल्कुल जिन बच्चों का आंसर डी रहा कि किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करेगा, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जाएगा तब। चलिए बिल्कुल सही जवाब है सब बच्चों का, डी 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 डी। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, और 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों के प्रश्न पूछा गया। कक्षा में जब पढ़ाया जा रहा है टीचर, और जब टीचर क्लासेस पढ़ाते हैं तो उस समय बच्चों को प्रश्न पूछता है। और ये प्रश्न पूछता है क्यों, बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान होगा, कक्षा में अनुशासन बना रहे, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। बिल्कुल जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इसका आंसर देंगे। 62 हमारे व्यूवर्स हैं, 62 हमारे लाइक्स होने चाहिए। तो जोरों शोरों से मेरे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। एक एक बच्चा का लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। आप लोग मेहनत करेंगे, हम लोग भी मेहनत करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इंटरेक्शन होना चाहिए। चलिए बार बार कक्षा में प्रश्न पूछता है कोई टीचर, तो क्यों, बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों का आंसर है सर, कक्षा शिक्षण की जो प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए। जब आप बीएड डीएड किए होंगे तो आपको बताया होगा कि कक्षा में जब प्रश्न पूछते हैं तो उससे क्या होता, अटेंशन बना रहता है, और जो टीचिंग विधि है, टीचिंग स्किल है, जो टीचिंग मेथड है, उसमें सुगमता पूर्वक विकास होता है। तो जितने भी बच्चे हैं, गुड आफ्टरनून सभी को, जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर क्या था, सी था 8वें प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता क्या निर्धारित करती है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, डिटरमाइनर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है वो क्या निर्धारित करती है, पर्यावरणीय भिन्नता को, अनुवांशिकी भिन्नता को, पर्यावरण और अनुवांशिकता के बीच संबंध को, इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल जितने बच्चे हैं गुड आफ्टरनून सबको। रेनू कुजूर जी, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं बिल्कुल गुड आफ्टरनून। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे ताकि सब तक ये वीडियो आसानी से पहुँच सके। चलिए इसका आंसर देंगे, बिल्कुल सही जवाब है 9 का सी, पर्यावरण और अनुवांशिकता के बीच अंतर संबंध। ये मैंने क्लास में बताया था दोस्तों कि आपके बिहेवियर में, व्यक्तिगत विभिन्नता में पर्यावरण और अनुवांशिकता का, नेचर एंड नर्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो नेचर और नर्चर का, पर्यावरण और आंशिकता के बीच बहुत बढ़िया संबंध है। तो जिन बच्चों का आंसर सी रहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और 10वें क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किनका आकलन करता है, ए विद्यार्थियों का, बी पाठ्यपुस्तकों का, सी स्वयं का, डी सी विद्यार्थियों स्वयं दोनों का। चलिए बताइए शिक्षक, चलिए इसको बताइए। बिल्कुल जितने बच्चे हैं, चाय का समय हो गया। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चाय की तरह मोटिवेशन प्रदान करेंगे, क्योंकि चाय बहुत आवश्यक चीज़ है ना। अगर आप क्लासेस रेगुलर रूप से ले रहे हैं, थकान महसूस होता है, थकान दूरी करता है। तो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल लाइक करेंगे, ताकि टीचरों को मोटिवेशन मिलते रहें, उबाऊ ना हो, बोरिंग महसूस ना हो।
चले बहुत बढ़िया। जितने बच्चे हैं वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबका आंसर आ चुका है सर जी, डी होगा। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किनका आकलन करता है? विद्यार्थी एवं स्वयं दोनों का। दोनों का आकलन बहुत जरूरी है दोस्तों। हु डज द टीचर असेस ड्यूरिंग हैज क्लासरूम ट्रांजेक्शन? स्टूडेंट एंड सेल्फ बोथ। चलिए मैं 11वां प्रश्न की ओर पढ़ता हूँ। उससे पहले बता दूं कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, चाहे लैब अटेंडेंट हो, चाहे लैब तकनीशियन हो, चाहे किसी भी प्रकार के लैब से संबंधित प्रयोगशाला की जो भर्ती आई हुई है, उसकी तैयारी साध्य पीएससी एकेडमी पीडीएफ नोट, रिकॉर्डेड वीडियो, अपडेट कंटेंट और क्लास नोट्स डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो प्रयोगशाला की क्लासेस चल रही है वो प्रैक्टिकली रूप से आपको शिक्षा दे रहे हैं। मैं स्वयं प्रयोगशाला में क्लासेस लेता हूँ और आपको प्रैक्टिकली रूप से पढ़ाता हूँ कि प्रयोगशाला आप अगर टीचर बन पाते हो या लैब अटेंडेंट बन पाते हो तो किस प्रकार चीज़ों को प्रैक्टिकली और दैनिक जीवन से जोड़ के समझ पाओगे। तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर साध्य पीएससी एकेडमी का, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और उससे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा साध्य पीएससी एकेडमी सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की बैच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। और 11वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षक कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? चलिए, विच इज द शॉर्टेस्ट टर्म एसेस एंड इवैल्यूएट टीचिंग वर्क मेजरमेंट टेस्ट एग्जामिनेशन नॉन ऑफ द दिस? चलिए बिल्कुल, अगर आपको इस टाइप के आंसर दिखाई दें तो बिल्कुल आपको टिक कर देना। अगर ब्रैकेट में कुछ आंसर दिखाई दे, अगर आंसर के ऑप्शन के आगे के बगल में अगर ब्रैकेट दिया है तो 99% चांस रहेगा कि आंसर इस टाइप के होंगे। तो बिल्कुल जो बच्चे इसके लिए दिए थे कि सर बी होगा, सही जवाब है। चाहे वे रानू सिन्हा जी हो, सोनाराम जी हो, चाहे दंतेश्वरी जी हो, रश्मिनाग, सुमन यादव, मोनिका मारकाम, चाहे दीपक भाई, कोई भी हो, जितने बच्चे मेरे, सबका सही जवाब है। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि मापन की सर्वाधिक विश्वसनीयता कौन सी है? चलिए क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीयता मापती है मोस्ट रिलेबल स्केल ऑफ मेजरमेंट इज रेशियो ऑर्डिनल इंटरवल नॉमिनल। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापन क्या है? कौन सा जो रिलेबल स्केल है मेजरमेंट के? चलिए बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर आ चुका है चलिए बताइए क्या ये अनुपात रहेगा कि क्रमिक रहेगा कि अंतराल? सबने त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दिलाए होंगे और उसमें हमने देखा है कि ये इंटरवल अंतराल में होता था 3 माह के अंतर। त्रैमासिक परीक्षा सबसे पहले 3 माह बाद क्या होता था? त्रैमासिक परीक्षा, फिर होता था अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद फिर 3 माह बाद क्या होता था दोस्तों? वार्षिक परीक्षा। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरवल, अंतराल। तो ये 3 महीना के अंतराल में होता था। तो जिन बच्चों का आंसर सी रहा, बिल्कुल बहुत सुंदर जवाब। 13वें प्रश्न की ओर मैं आगे बढ़ता हूं और 13वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है या जीन पियाजे की अवस्थाओं का एक कारक है? बच्चे मूर्त संक्रियात्मक या तर्कपूर्वक सोच कब विकसित करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जीन पियाजे से मेरे जितने बच्चे हैं जो क्लास रेगुलर रूप से मेरी सीडीपी की क्लासेस, सीजी टेट में शिक्षक भर्ती की, सहायक शिक्षक भर्ती क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, उनको ये समझ होगा, उनको ये पता होगा कि एक जो बच्चा है वो किन उद्देश्यों को तर्कपूर्ण शिक्षा के लिए सोच सकता है। पियाजे का अवस्था का ये क्या कारण है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बता देना चाहता हूँ, जितने मेरे बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम वाले से जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूँगा कि अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। दिस इज वन रीजन ऑफ पियाजे ऑफ द स्टेज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सा स्टेज? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते आते बच्चा क्या कर लेता है? तर्कपूर्वक सोच स्थापित कर लेता है। ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। चलिए 14 नंबर के प्रश्न की ओर बोलता हूँ कि बच्चे कहाँ सीखते हैं? बच्चे घर में सीखते हैं कि विद्यालय में कि समाज में कि प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विकास और वृद्धि से कि बच्चे लर्निंग कहाँ करते हैं, अधिगम कहाँ पे करते हैं।
बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। और जो बच्चे अभी तक सादे पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो बच्चे कहाँ सीखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जितने बच्चे मेरे डी आंसर हैं कि प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण, क्योंकि मैंने बताया है कि विकास जो होता है गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। पुनः बच्चे जब गर्भ में होते हैं वहाँ से लेकर कब्र तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। अक्षमता से क्या आशय है, चलिए बताइए इसको क्वेश्चन कि अक्षमता से क्या, अक्षमता है ना, ये क्या लिखा है, अक्षमता से क्या आशय है, अक्षमता क्या लिखा है दोस्तों, अक्षमता से क्या आशय है। चलिए डिसेबिलिटी मीन्स, डिसेबिलिटी क्या है ना, डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी क्या है दोस्तों, अक्षमता क्या है। मैंने बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटी बताएं, अधिगम अक्षमता बताए हैं। क्लास में मैंने अधिगम अक्षमता बताया, उसका क्या मतलब है, व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, दोषपूर्ण उतकों से शारीरिक बाधा, कि डी कार्य करने को समय पर पूर्ण नहीं कर पाना। चलिए बताइए डिसेबिलिटी मीन्स क्या होता है, इंटरप्शन इन द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल, इंटरप्शन इन द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट, फिजिकल इंटरप्शन ड्यू टू डिफ्यूज ऑफ टिश्यू, वर्क इज नॉट कंप्लीट इन टाइम। चलिए बता दीजिए जित, बहुत बढ़िया यार, दिल खुश कर दिया है ना। जितने मेरे बच्चे हैं बिल्कुल समझ विकसित हो चुका है कि परिवेश के बीच अंतःक्रिया, परिवेश के बीच अगर अंतःक्रिया नहीं कर पाओगे, यही क्या है, अक्षमता है, डिसेबिलिटी है। मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी वाली क्लास में, अधिगम अक्षमता वाली क्लास में बताया है कि जो बच्चे या जो व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में शेयर नहीं कर पाता, संबंध नहीं बना पाता, यही क्या कहलाता है, अक्षमता कहलाता है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की नियमित रूप से क्लास साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कराई जा रही है। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर 6265097029 या 7389905357 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारा साध्य पीएससी का एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे साध्य पीएससी एकेडमी, और बिल्कुल ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन आपके समक्ष हैं कि बच्चों को भ्रमण पर ले जाने चाहिए क्यों। जो भ्रमण ले जाते हैं बच्चों को, चिल्ड्रन शुड बी टेकन फॉर टूर, जो टूर ले जाते हैं बच्चों को उसका क्या कारण है दोस्तों, चिल्ड्रन इंजॉय इनोवेटिव, बाय इट चिल्ड्रन फील हैप्पी, चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज ड्यूरिंग टूर, बाय इट चिल्ड्रन लर्न मोर। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसको तो आसानी से बना दोगे दोस्तों। जितने मेरे बच्चे हैं बिल्कुल कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि बच्चों को भ्रमण पर क्यों ले जाना चाहिए, घूमने के लिए क्यों ले जाना चाहिए, टूर पर क्यों ले जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ जाते हैं तो बच्चे भ्रमण से बहुत कुछ सीखते हैं। तो चाहे वो अभिषेक गुप्ता जी हों, रेणु कुजूर जी हों, सोनाराम जी हों, कविता, पूजा, बिल्कुल मेरे जितने बच्चे हैं बिल्कुल सही जवाब हैं। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को किसी कारणवश से लाइक नहीं कर पाए हैं, तुरंत वीडियो को लाइक कर देंगे। और जितने भी बच्चे, सबका आंसर क्या था कि भ्रमण से बच्चे सीखते हैं। भ्रमण से बच्चे क्या कर पाते हैं दोस्तों, सीखते हैं। चलिए 17 नंबर के प्रश्न आपके स्क्रीन पे हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है। ये सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन तथा व्याख्याता के बाल मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला के हम लोग 17वें प्रश्न पे देख रहे हैं कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और इन सभी स्तरों पर। कॉमन सेंस बेस्ड प्रश्न है, बिल्कुल सबसे बनने चाहिए। इस प्रकार के कॉमन सेंस बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, द नीड ऑफ द वैल्यू एजुकेशन इज ओनली प्राइमरी स्टेज, सेकंड, मिडिल स्टेज या कॉलेज स्टेज की पूरे लेयर में, पूरे स्तर में। बिल्कुल मेरे जितने बच्चे, अभिषेक जी, सोनाराम जी, रानू सिन्हा जी, आशीष नेता, निर्मला, मोनिका, मोना, आशा, कविता, पूजा, युवराज, सबका, संजना, सोनाथ जी, धामिनी जी, जितने भी हैं सबका आंसर सर डी होगा। सभी स्तर पे मूल्य शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल इन सभी स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे महाविद्यालय स्तर हो, बिल्कुल सब जगह मूल्य शिक्षा की आवश्यकता होती है। 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बच्चे की वृद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर है। बच्चों की वृद्धि व विकास, इसको मैंने वृद्धि तथा विकास की क्लास में बताया है कि कौन सा स्तर बहुत बढ़िया है, कौन सा तरीका बहुत है। मनोवैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकी विधि। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है ये, और ये कई बार पूछा जा चुका है कि बच्चों की वृद्धि तथा विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा। क्या मनोवैज्ञानिक विधि होगा, साइकोलॉजिकल मेथड या कंपैरेटिव की डेवलपमेंट मेथड की स्टैटिकल। जिन बच्चों का आंसर है विकासात्मक विधि, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट मेथड से या विकासात्मक मेथड से डेवलपमेंट मेथड से बच्चों को ज़्यादा बेहतर सिखा सकते हैं। तो मेरे जितने बच्चे थे
जो बच्चों के वृद्धि व विकास के अध्ययन के लिए बोले थे कि सर विकासात्मक विधि बेहतर है, बच्चों का हमको हमेशा विकास करना है। और विकास की बात करूं तो विकास जो है 4 डोमेन होते हैं, PCSE। PCSE मतलब क्या दोस्तों? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास तथा इमोशनल या भावनात्मक विकास। बिल्कुल इन 4 डोमेन पर आधारित है वृद्धि तथा विकास। और 19 नंबर के प्रश्न आपसे पूछते हैं कि गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। एक गौरव नाम का बच्चा है जो किसी भी बात को बोलने के लिए इशारों का प्रयोग करता है। अब ये इशारों का प्रयोग करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में उसके लिए अलग स्कूल बनाना चाहिए कि एक सामान्य स्कूल में सबके साथ उसको शिक्षा देना चाहिए। सी, एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ शिक्षा देना चाहिए कि विशेष आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में उनको शिक्षा देना चाहिए। ये प्रश्न है समावेशी शिक्षा से। किससे है? समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा क्या है दोस्तों? सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देना। क्योंकि जो गौरव है वो विशेष संकेत का प्रयोग करता है, तो बिल्कुल इसका आंसर जो बच्चे मेरे का आंसर दे पा रहे हैं, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ शिक्षा देना, सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। और इस प्रकार की शिक्षा का हो सकता है गौरव कुमार को। तो चाहे सोमा जी हो, युवराज जी, सोना, रेणु कुजूर जी, मोनिका, प्रेम भाई, आशा कुजूर जी, रश्मि कश्यप, बिल्कुल सब बच्चों का आंसर सही है। आप लोग जितने मेरे बच्चे हैं सबका आंसर सही है सर। समावेशी शिक्षा का मतलब ही है एक सामान्य स्कूल में सबके साथ शिक्षा। 20वें नंबर की ओर पढ़ूं मैं तो कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक प्रभावित है? ऐसा कौन सा विधि है जो छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है? व्याख्यान विधि, करके सिखाने की विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या प्रदर्शन विधि? बहुत ही जी है कि कौन सी विधि है, कौन सा वो मेथड है जो छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी हैं? चलिए बता दीजिए। वैसे तो सभी विधि छात्रों को सिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सबसे इफेक्टिव, वो सबसे प्रभावी विधि कौन सा है? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ रोशनी कश्यप जी, मोनिका मरकाम, प्रतीक जी, कविता जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है करके सिखाने पर जोर। लर्निंग इज डूइंग, बिल्कुल करके सिखाना है बच्चों को, कर करके उनको अभ्यास करा के, प्रैक्टिस करा के, सिखा के, बिल्कुल ऐसी शिक्षा हमको देना है। लर्निंग बाय डूइंग क्या हो जाएगा? लर्निंग बाय डूइंग। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, ये हमारे स्पेशल बैच चल रहे हैं जो साध्य PSC एकेडमी के एप्लीकेशन पर निहित है। चलिए, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से खाली स्थान पक्ष के उद्देश्यों को मापन करता है। ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी मनोशारीरिक और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, बिल्कुल जितने मेरे बच्चे हैं इसका आंसर देंगे। 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम मेंटली मेजर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमेन। जो प्रेजेंट में जो एग्जामिनेशन मेथड चल रहा है दोस्तों, वो सिस्टम मेंटली मेजरमेंट किसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए है? ए कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, सी मनोशारीरिक और डी नन ऑफ द अबव। सबको पता है जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो रटंतु विद्या पे आधारित है। आप रट के जाएंगे प्रीवियस ईयर 4-5 साल के प्रश्न पेपर और आपको ऐसी शिक्षा व्यवस्था परीक्षा प्रणाली देखने को मिल रहे हैं। आप अगर BSc कर रहे हैं या 11वीं 12वीं के बच्चे हैं या 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, आपको पूरे 4-5 साल के प्रश्न में जो अभी तक आए हैं और रट के पढ़े हुए शिक्षा अभी वर्तमान में संचालित है। तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली कॉग्निटिव पे आधारित है, ज्ञानात्मक पे आधारित है। इसका शारीरिक और भावात्मक से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे जितने बच्चे जो 11 का ए वाले थे सबका सही है। प्रश्नावली विधि क्या है? सस्ती, कठिन, वैज्ञानिक और सृजनात्मकता, इसको बताएंगे। बहुत ही प्रश्नावली विधि क्या है तो बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन मेथड है वो बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ती है। बिल्कुल जो बच्चे मेरे आंसर ए वाले थे, 21 का ए, 22 का ए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि चोरी करने वाले बालक क्या कहलाते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, चोरी करने वाले बालक क्या कहलाते हैं। जो बच्चे अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे हैं ना, वो तुरंत वीडियो को लाइक करेंगे ताकि हमारे जितने व्यूवर्स हैं उतने हमारे लाइक होने चाहिए। तो चोरी करने वाले बालक क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि के बालक, पिछड़ा बालक या प्रतिभाशाली बालक। बिल्कुल जितने मेरे बच्चे हैं समस्यात्मक बालक कहलाएंगे। चोरी करने वाला बालक समस्यात्मक बालक कहलाएगा, जो कि अगली सीरीज में हम लोग देखेंगे। 24 नंबर के प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपने बच्चों के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है। एक व्यक्ति है वो अपने बच्चों के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किनके महत्व से असहमत है? ए अनुवांशिक कारक को, बी मनोवैज्ञानिक कारक को, सी भावात्मक और डी उपरोक्त सभी। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावित मानता है और बोलता है कि मेरा बच्चा होशियार है तो मेरे कारण है ना, उनको मैं परवरिश दिया हूँ। तो बिल्कुल इसका आंसर जैसे कि आप दे पा रहे हैं कि ए अनुवांशिक कारक को, अपने जेनेटिक्स को बोल रहा है कि मेरा बच्चा है, मेरा छोटू है, मेरा पप्पू है, मेरा लालू है। और ये व्यक्ति सोचता है कि इसके क्या कारण है? अनुवांशिक, मेरे ही जीन का बच्चा है, मेरे खून का बच्चा, इसलिए उस बच्चे को क्या हो गया है? प्रभाव पड़ा है। और 25 नंबर का प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है?
है। तो बिल्कुल जितने मेरे बच्चे जुड़े होंगे सब वीडियो को लाइक कर देंगे, इसका आंसर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जितने भी आपके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, सबको बेनिफिट मिले। समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए सामाजिक सहयोग पर, बी शिक्षकों के अभिवृत्ति के बदलाव पर, और सी उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर, और डी उच्च श्रेणी के पाठ्यपुस्तक पर। चलिए बिल्कुल इसका आंसर देंगे। सही जवाब आ रहा है सबका, बिल्कुल शिक्षणों के अभिवृत्ति पर बदलाव पर, एडिशनल स्टेज ऑफ एमंग टीचर्स, टीचर के बिहेवियर पर, टीचर के शिक्षण सामग्री पर। तो जो बच्चे इसका आंसर दे पाए हैं बिल्कुल सही जवाब है कि सर इसका आंसर हो जाएगा ए, अपने परिचितों की तरह। ये एकाग्र टेस्ट सीरीज आप सबको पता है कि साध्य पीएससी एकेडमी अपने एप्लीकेशन पर एक एकाग्र टेस्ट सीरीज जो कि शिक्षक भर्ती तथा सहायक शिक्षक भर्ती के लिए लाई है। इसमें 15 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न होंगे जो अलग अलग सेट में होंगे। पहले आपके सब्जेक्टिव होंगे, फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। मात्र 399 रुपये में शिक्षक भर्ती के लिए और 299 रुपये में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ये टेस्ट सीरीज संचालित कर रही हैं। तो बिल्कुल जो बच्चे अभी तक ये टेस्ट का पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे ताकि सबको बेनिफिट मिल सकें। 27 नंबर के प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण की सफलता किसमें निहित है? शिक्षण की जो सफलता है वो किसमें निहित है? द सक्सेस ऑफ टीचिंग ली इज अ, शिक्षक के उत्तम गुणों में, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, विद्यार्थी की उपलब्धि में और शिक्षा के उद्देश्यों में। बताओ शिक्षण की सफलता, अगर आपको टीचिंग में सक्सेस होना है, टीचिंग जो सक्सेस आप कैसे बोलोगे कि हमारा जो शिक्षा है वो बहुत सफलता मिल चुका है? क्या शिक्षा का सफलता शिक्षक के उत्तम गुणों से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा में कड़ा अनुशासन बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों की उपलब्धि में बिल्कुल हो सकता है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में। तो बिल्कुल हमको बाल केंद्रित शिक्षा देना है। बाल केंद्रित शिक्षा कहने का मतलब है कि विद्यार्थी की उपलब्धि ही, विद्यार्थी की योग्यता में बढ़ोतरी ही क्या है? शिक्षण की सफलता है। अगर कोई बच्चा विकसित कर रहा है, बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है, तो बिल्कुल वो क्या है? शिक्षण की सफलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि 28वां नंबर का प्रश्न है और ये आपसे पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। ए सामाजिक अंतर संबंध का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी आवास व अनुकूलन का, और डी अनुवांशिक कारक का। मैं इसको लेव वाइगोत्स्की क्लास में बताया था कि जो वाइगोत्स्की हैं, हमारे जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। और ये कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? सामाजिक संस्कृति। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए सामाजिक अंतर संबंध का, सोशल इंटरेक्शन का। तो मेरे बच्चे जो दामिनी वर्मा जी, वैभव, अभिषेक, प्रतीक जी, बिल्कुल सही आंसर है। गीतांजलि जी की 28 का हो जाएगा सर, और सही जवाब है। चलिए 29वां प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। कक्षा शिक्षण में दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कक्षा शिक्षण हो रहा है तो उस समय उनके जो सहपाठी हैं, साथ में बैठे हैं, साथ के क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ए वे प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ सीखें, वे सामाजिक कौशल को सीखें, कक्षा में अनुशासन बना रखें, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, कक्षा में अनुशासन बना रखेंगे क्या? बिल्कुल। वे प्रश्नों को उत्तर समूह में दे सकेंगे क्या? चीटिंग करने के लिए कराओगे क्या? अगर आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो क्या चीटिंग कराने के लिए ताकि उनके साथ आंसर दे? बिल्कुल ऐसा नहीं। तो बिल्कुल जो बच्चे इसका आंसर दे पा रहे हैं वे सामाजिक कौशल को सीखे, क्योंकि इसमें अगर बच्चे करोगे तो एकता सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एकता। और एकता क्या है? आपके सामाजिक कौशल हैं। आप बच्चों को एकता, सहभागी, मित्रवत, बंधुत्व के गुण देंगे, एकता के गुण देंगे, ईमानदारी के गुण सिखाएंगे। तो यही इसका उद्देश्य है। अंतिम प्रश्न के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जो कि पूछ रहा है कि शिक्षा में सबकी शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की शिक्षण योजना में क्या होना चाहिए? इंग्लिश मीडियम वालों को बच्चों को बता दूं, टू इंश्योर एजुकेशन टू ऑल ऑफ टीचिंग प्लान ऑफ टीचिंग प्लानिंग। ए लचीलापन, फ्लेक्सिबल, बी आत्मसम्मान केंद्रित, इगोसेंट्रिज्म, सी सचेतन व संवेदनशील, और डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि टू इंश्योर एजुकेशन फॉर ऑल द टीचिंग प्लान ऑफ टीचर शुड हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्टेड, सेंट्रेड एंड कॉन्शियस एंड सेंसियस, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बिल्कुल आंसर आ चुका है प्रतीक जी का, रश्मि आदित्य जी का। सही जवाब है कि अगर शिक्षा में सबको शामिल करना है, उनको सुनिश्चित कराना है, तो शिक्षक की जो शिक्षण योजना है वो उपरोक्त सभी होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, बच्चे अगर गलती कर लेते हैं तो उसमें सुधार होना चाहिए। ऐसा नियम कठोर नहीं बनाना है, कठोर ना बना क्या कराना है? लचीलापन। आत्मसम्मान केंद्रित कराना है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या न हो। सचेतन, उनको चेतना देना है, और संवेदनशील शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस सीरीज को हम लोग पुनः आगे बढ़ाएंगे। कल पुनः मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर, एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।